हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि 10th साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी है। Q जो है वो आपका एन ई है। आप ओम्स लॉ में पढ़े कि V इजकल टू आई आर। रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़े कि रो एल बाई ए। तो इन सारी बातों को लेकर अब देख रहे हैं कि हमारा जो अप्लायंसेस है उन सबों में करंट तो दौड़ रहा है और हर अप्लायंसेस में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी है। तो आप अक्सर प्रैक्टिस में देखते होंगे कि आपका गैजेट जो है, अप्लायंसेस जो है यूज हो रहा है और वो हीटेड भी हो रहा है। तो इस चैप्टर में यही सब बातों का एक डिस्कशंस है। आइए, इसको हमने अलग से कुछ नहीं लिया है, आपका एनसीईआरटी बुक को ही हमने लाइन बाय लाइन लिया है, केवल आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड बात को समझाने के लिए। तो आप इस बात का समझ लीजिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप इधर उधर कहीं नहीं जाइए। बोर्ड एग्ज़ाम क्या, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन को ठीक से समझकर ज़रूर रखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वी नो दैट ए बैटरी और सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारा कोई सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे अभी तक हम लोग जाने कि सेल या बैटरी, तो चलिए सेल या बैटरी को यहाँ पर जो लिख रहा है कि वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब आगे लिखता है कि द केमिकल रिएक्शंस विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करेंट। अब पीछे का हमारा वीडियो देख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जो बातें हैं। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल है जो कि केमिकल रिएक्शंस कर रहा है, उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके वो क्या कर रहा है कि उसके चलते वो एक वर्क कर रहा है आपके चार्ज पर। और वो क्या कर रहा है कि चार्ज को मोशन में ला रहा है। चार्ज को मोशन में लाया, और जब चार्ज मोशन में रहेगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू द रेसिस्टर और सिस्टम ऑफ रेसिस्टर कनेक्टेड टू बैटरी। To maintain the current, the source has to keep expanding energy. अब ये चार्ज हमारा सर्किट में फ्लो करेगा, फ्लो करता रहे, डिसकंटिन्यू ना हो। तो इसके लिए क्या है कि आपका सेल को हमेशा अपना केमिकल एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क कर रहा है। वर्क भी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी भी एनर्जी है। तो आपको पता है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर वर्क कराना है, वो एनर्जी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो केमिकल एनर्जी हमारा सेल का है वही दूसरे फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। वेयर डज दस एनर्जी गो। अब वो एनर्जी जो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? ए पार्ट ऑफ the source energy in maintain the current may be consumed into the useful work, like in rotating the blades of an electric fan। तो यहाँ पर हमारा केमिकल एनर्जी एक वर्क कर रहा है जो एक्सपेंड हो रहा है वर्क के फॉर्म में, जो कि हमारे फ़ैन को
मूव करा रहा है उसके ब्लेड्स को। तो कुछ पार्ट हमारा जो केमिकल एनर्जी वहाँ से चला सेल से, वो उसका कुछ पार्ट तो वर्क में चला गया, यूजफुल वर्क हो रहा है एक तरह से फैन से, तो हमको वही काम कराना है कि ब्लेड उसका घूमे और हमको हवा दे, ठीक है। मगर कुछ पार्ट रेस्ट ऑफ द एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। मगर कुछ एनर्जी जो यूज नहीं हुआ हमारे यूजफुल वर्क में और वो बर्बाद हो रहा है, और वो क्या कर रहा है कि गैजेट का टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो एवरी इलेक्ट्रिकल गैजेट हैज़ सम रेसिस्टेंस। मैं पहले भी कर चुका हूँ, अच्छा से अच्छा भी कंडक्टर है, फिर भी उसमें रेसिस्टेंस है, क्योंकि मटेरियल का बनावट कुछ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस पैदा जरूर करता है, ठीक है। तो बिल्कुल नील रेसिस्टेंस का कंडक्टर आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में हम लोग रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है उस पर डिटेल्स में हमने बता चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। देखने से आपको और भी फंडा क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन आवर एवरी डे लाइफ एन इलेक्ट्रिकल फैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज्ड कंटिन्यूसली टू लॉन्ग टाइम। तो अगर दिन भर आपके घरों में फ़ैन चलता रहेगा तो आप उसको छू कर महसूस भी किए होंगे कि वो गर्म हो गया है। तो गर्म हो गया है मतलब हीट आया है उसमें, और हीट एक एनर्जी है। ये एनर्जी आया कहाँ से? तो निश्चित रूप से जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स है, सेल है, बैटरी है या और कोई भी सोर्स है, वहीं से आया है। तो ये क्या आप फैन में जो हीट है उसकी भी ज़रूरत थी? नहीं थी, तो वो बेकार है। इफ़ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव the source energy continuously dissipate entirely in the form of heat। मगर वहीं पर कोई हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि शुद्ध रूप से, प्योर रूप से आपका रेसिस्टेंस के ही बना हुआ है, रेसिस्टिव है, तो वहाँ पर तो जो एनर्जी है वो बिल्कुल हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात को ध्यान दे दीजिए कि अगर टोटली हमारा रेसिस्टिव ही है तो फिर जो है वो आपका हीट में कन्वर्ट होगा, और इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इस बात को समझ आ रहा होगा कि आखिर ये हीट का मामला बना कैसे। तो आप देख रहे हैं कि करंट से एक रिलेशन हीट का है और बीच में है रेसिस्टेंस है, तो करंट आपका बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड हम लोग बात किए जो फार्मूला में V इक्वल टू W बाई क्यू, W इक्वल टू IT, और W वर्क है जो एनर्जी है, तो इसका रिलेशन हीट से हो सकता है हमारा। तो अब देखिए कि हीट है, I है, T है, तो हमारा करंट एक रिस्पॉन्सिबल है अगर हमारा रेसिस्टिव सर्किट है जो कि हीट जनरेट करने के लिए। तो एक आपके बुक का ही एक सर्किट डायग्राम हमने लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा एक रेसिस्टिव पूरा सर्किट में देखिए कि हमारा एक रेसिस्टेंस के रूप में, टोटली रेसिस्टेंस के रूप में हमारा सर्किट दिखा रहा है, ठीक है। उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर और एमीटर सर्किट डायग्राम में पहले भी हम लोग जान चुके हैं, तो ऐसा बना रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि लेट करंट I फ्लो थ्रू R, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट, तो I इक्वल टू Q बाई T। वर्क डन आप पहले से जान रहे हैं कि VQ होता है। तो पावर क्या होता है? तो पावर है रेट ऑफ वर्क डन।
रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन को हम लोग लिख लेते हैं कि वी क्यू है बाई टी। तो फार्मूला पावर का बन जाएगा वी क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी को आप जान रहे हैं कि वो आई होता है, तो वी आई आपका पावर से रिलेटेड हो गया। और पावर को टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और यहाँ पर एनर्जी जो है वो हीट है। तो इसको आप यहाँ पर P के जगह पर वी आई ले लिए, P के जगह वी आई ले लिए और T से मल्टीप्लाई, तो हीट का फार्मूला वी आई टी बना। और V इजकल टू आई आर होता है, I इजकल टू वी बाई आर होता है। तो इन सब को जो है ना V की जगह पर I की जगह पर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपका एक मेन फार्मूला बन रहा है कि हीट इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। और हम I के जगह पर V अगर यूज करना चाह रहे हैं तो V बाई आर उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ आर एक कट गया तो वी स्क्वायर बाई आर टी, इस तरह का एक फार्मूला बन गया। ठीक है, और ये सब ज़्यादा जो हमारा फार्मूला सब बना तो इसको कहता है कि दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि एच का सीधा रिलेशन आई स्क्वायर से है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आर, आर भी सामने में है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और टाइम भी बिल्कुल सामने में है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसमें से कोई भी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हीट हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो इसको कहेंगे कि जूल्स लॉ ऑफ ए हीटिंग है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं पहले भी अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपके पास जो मेन फार्मूला जो बना ये सारा, ठीक है, तो इन सबों को लेकर आप अपना एक चार्ट के रूप में बना लीजिए। हीट एच आई आर टी भी, एच आई आर टी भी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप देखिए कि मान लीजिए कि हीट आपको निकालना है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आप यूज कर दिए। आई नहीं दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आप यूज कर दिए। ठीक है, आई अगर निकालना है तो उसी मेन फार्मूला को रिसफल करके आप कई फार्मूला बना सकते हैं, और कई फार्मूला बनाकर जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पावर का एसआई यूनिट जो है वो वाट है। 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 वोल्ट एम्पियर, क्योंकि पावर का फार्मूला बना था P इक्वल टू वी आई, तो V के जगह पर वोल्ट, A के जगह पर एम्पियर, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर दैट इज 1 वाट ऑफ द पावर। अब इसका बड़ा यूनिट के रूप में लेंगे, किलो वाट में लेंगे तो 1000 वाट लेना पड़ेगा, मेगावाट में लेंगे तो 10⁶ वाट लेना पड़ेगा, गीगावाट में लेंगे तो 10⁹ वाट लेना पड़ेगा। 1 हॉर्स पावर भी पावर का ही यूनिट है, जो कि वाट के फॉर्म में 746 वाट लेते हैं। तो जहाँ भी आपका न्यूमेरिकल में कहीं पर कन्वर्सन वगैरह से रिलेटेड ज़रूरत पड़ता है तो इसको आप ध्यान में याद रख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू आप जान रहे हैं कि वी आई है, और पावर को अगर रेटिंग कर देते हैं, एनर्जी का रेटिंग है ये, ठीक है, तो एनर्जी के रूप में हीट हम ले रहे हैं तो हीट डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा आपका पावर। और हीट को आप जो कि एक वर्क से रिलेटेड अगर बात करें, क्योंकि वर्क भी एक एनर्जी है, तो वी क्यू होता है।
तो H के जगह पर हम VQ लिख सकते हैं, VQ/T। अब Q/T जो है वो आपका I बन जाता है, और V जो है वो आपका IR बन जाता है। तो उसको आप अगर डालते हैं तो यहाँ पर I² R भी बन रहा है, V² भी R भी बन रहा है। तो फिर यहाँ भी अगर इस तरह का हम लोग चार्ट बना लें, कई फार्मूला हमारा बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि अब आप इजीली जो है किसी भी तरह का न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग देख लें, समझ लें। एक क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर रेसिस्टेंस 1000 ओम इफ 6 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट फॉर 10 मिनट। तो आपका क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, आई गिवन है, टाइम आपका 10 मिनट में दे दिया है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में आपका हीट पूछ रहा है, हीट निकालना है। अब ये सारा गिवन फार्मूला इंफॉर्मेशन पर आप देख सकते हैं कि आपका ए सुटेबल फार्मूला बन रहा है। वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 15,000 वाट। तो आप देखते होंगे कि अक्सर आपका जितना भी अप्लायंसेस है उसमें उसका पावर ज़रूर मेंशन रहता है कि कितना वाट से रिलेटेड इसकी पावर है। तो ये पावर का यूनिट को देख कर आप समझ सकते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो ये पावर दे दिया है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस पर आवर, तो टाइम दे दिया है, पावर दे दिया है और टाइम दे दिया है। वाट को आप जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं यूनिट कन्वर्सन में, और टाइम आपका आवर दिया है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पावर इक्वल टू मेन फार्मूला के रूप में H/T बना, तो H हमारा P/T कर दिए और ये सॉल्व हो गया। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो बनना है कोई एनर्जी, और हीट एक एनर्जी। तो इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करके बनाइएगा। तो क्यों पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हीट हमको चाहिए, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा पावर इनटू टाइम होता है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारा न्यूमेरिकल। थोड़ा यहाँ पर हमने आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रखा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ ए सोर्स इफ़ इट प्रोड्यूस एन एनर्जी ऑफ 750 जूल इन 30 सेकेंड। तो यहाँ पर एनर्जी दे दिया, टाइम दे दिया, पावर आपको निकालना है। पावर होता है H/T, वैल्यू को पुट किए, सॉल्व हो गया। एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम यहाँ पर, 2 लैम्प्स, वन रेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 40 वाट और 220 वोल्ट आर कनेक्टेड पैरेलल टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई लाइन। तो जो कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पर आप ले लिए। अब यहाँ पर देखिए कि एक बात लिख रहा है कि लैंप जो है वो पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल जब हो तो पावर निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कीजिए, V²/I, क्योंकि आप पैरेलल में क्या देख रहे हैं? पैरेलल में देख रहे हैं V²/R। पैरेलल में क्या आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मिलेगा, I चेंज होगा। तो बेटर है कि वहाँ पर पावर जो हमारा फिक्स्ड है बल्ब का, वो 100 वाट का ही है, तो इसलिए V²/R का फार्मूला आप यूज कीजिए और आप देखिएगा कि उसका रेसिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो इस तरह आपका रेसिस्टेंस दोनों लैंप का निकल गया।
और आप चूँकि 2 ही लैंप है तो 2 लैंप है तो आप उसका फार्मूला के रूप में R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कर दीजिए, तो उसका पैरेलल का जो है आपका पैरेलल कनेक्शन का ही फार्मूला बनता है। आप जान रहे हैं 1/R1 प्लस 1/R2, उसी को आप सेट कीजिएगा तो इस तरह का फार्मूला बन जाता है और आराम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पैरेलल में रेसिस्टेंस दोनों लैंप के चलते आपको मिल गया। और अब आपको निकालना है कि करंट कितना